ठीक, तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग, ठीक है, आपके 12वीं के केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर, जिसका नाम है क्या, सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन, ठीक है, उसका पहला लेक्चर। ये जो पृष्ठ रसायन है, ठीक है ना, पृष्ठ रसायन को हम लोग मेनली 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ पर। देखो, पृष्ठ रसायन क्या है, रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। सतह किसे कहते हैं करके पहला क्वेश्चन आएगा। तो मैं सतह के बारे में क्या बताया था कि जो 2 स्थूल प्रवस्थाओं को अलग करती है, उन सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, सतह। जैसे कि ये ठोस है, ठीक है ना, मेरा बॉडी सरफेस है वो क्या है, ठोस है, ये हवा है, गैस है। तो ठोस और गैस, ये दोनों के बीच में ये वाला जो स्किन है वो क्या है, एक सतह है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास मान लो जो घटना हो रहा है, सतह पर जो घटना हो रहा है उनका यदि मैं अध्ययन करता हूँ, ठीक है ना, तो उस रसायन विज्ञान की शाखा को हम लोग बोलते हैं क्या, सतह रसायन। क्या बोलते हैं, सतह रसायन। यहाँ तक क्लियर है। सतह रसायन में मेनली 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला उत्प्रेरक का, दूसरा अधिशोषण का, और तीसरा आपका कोलाइड का। कितने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, 3 चीज़ों का। सबसे पहले क्या बोला हूँ, उत्प्रेरक, दूसरा क्या बोला हूँ, अधिशोषण, और तीसरा, ठीक है, कोलाइड। क्या, कोलाइड। ये 3 चीज़ों का अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इसका उत्प्रेरक का, कि उत्प्रेरक किससे कहते हैं, उत्प्रेरक का क्या क्या गुण होता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। यदि हमारे पास टाइम बचा तो उत्प्रेरक का कार्य करने का सिद्धांत, और एक होता है जैव उत्प्रेरक जिसको हम लोग एंजाइम भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो टोटल उत्प्रेरक वाला टॉपिक रहेगा वो 5 पॉइंट में खत्म हो जाएगा आपका। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के प्रकार, समझ आ रहा है ना, उत्प्रेरक के कार्य करने की विधि, और जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। 5 टॉपिक में खत्म हो जाता है। अब ये वाले जो चैप्टर है वो IMP क्यों है, जब BSc फर्स्ट ईयर जाओगे तो उसमें फिर से तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री रहेगा। तो उसमें का जितना भी पॉइंट है, आपका NCERT का जो भी पॉइंट है, सबको मैं एक साथ ऐड किया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत इन फ्यूचर ना हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हमारा सतह रसायन में, सतह किसे कहते हैं, सतह किसे कहते हैं, सरफेस किसे कहते हैं, सतह या सरफेस किसे कहते हैं। तो मैं क्या बोला हूँ कि 2 स्थूल प्रवस्था को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, अलग करने वाली सीमा रेखा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतह। क्लियर है ना। और यहाँ पास होने वाली घटनाओं का यदि हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सतह रसायन। क्या बोलेंगे, सतह रसायन। सतह को शो करते हैं हम लोग स्लैश से, स्लैश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लैश। क्लियर है ना, इससे शो करते हैं। जैसे कि द्रव अवस्था है, ठीक है, और क्या है आपका, ठोस अवस्था, तो दोनों के बीच का जो सतह है उसको स्लैश से शो किया। क्लियर है ना, इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो तुम्हारा सतह है इसमें मेनली कितना घटना होता है बोला हूँ मैं, 3 घटना। सबसे पहले तो कौन सा, उत्प्रेरकी। दूसरा होता है आपका कौन सा बोला हूँ मैं, अधिशोषण। और तीसरा हमको क्या पढ़ना है आपका, क्या, कोलाइड। क्लियर है। तो चैप्टर का जो पहला पार्ट है आपका उत्प्रेरक, उत्प्रेरकी गुण दिखाएगा कौन, उत्प्रेरक, तो उसके बारे में शुरुआत करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरण। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उत्प्रेरण, ठीक है। उत्प्रेरक का जो गुण रहता है उसको ही उत्प्रेरण बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरण, ठीक है ना। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण क्या होता है इसको जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ओस्टवाल्ड नामक एक वैज्ञानिक था, ओस्टवाल्ड, उसके अनुसार उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ, ध्यान समझना, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, यानी कि स्पीड को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। यानी कि दर को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यदि कभी लिख दोगे ना दर को बढ़ा देते हैं करके तो वो गलत हो जाएगा, वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। मतलब ध्यान देना, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित वर्ड ज़्यादा अच्छा है, यानी कि या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। जैसे कि A + B है, वो दोनों मिल करके क्या बना रहा है, कोई कंपाउंड AB बना रहा है। क्या बना रहा है, AB। और ये कंपाउंड बनने में कितना मिनट लगता है आपका, 5 मिनट। मान लो इसमें मैं कोई ऐसा उत्प्रेरक पदार्थ मिलाया, ठीक है, जैसे Fe मिला दिया, ये कोई उत्प्रेरक था, कोई कंपाउंड है, रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक को मिला,
तो ये जो बनने में AB ही बनेगा, लेकिन जो बनने में 5 मिनट लगता था वो अब कितना मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। मतलब जो स्पीड है रिएक्शन का वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। दर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। दर मतलब स्पीड, क्लियर है, रेट, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो पदार्थ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। और इसका ये जो गुण है अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का या घटाने का, उसको बोलते हैं उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। यहाँ तक समझ आया, क्लियर है कि नहीं। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ओस्टवाल्ड के अनुसार ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, अर्थात परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। तथा उत्प्रेरक के इस गुण को उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। N2 + 3H2 सब लोगों को पता है क्या बनता है, 2NH3 अमोनिया बनता है। अमोनिया बनने की इस क्रिया विधि में, ठीक है ना, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 2 मोल अमोनिया का क्या करते हैं, निर्माण। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, Fe। कौन काम करता है, Fe। अच्छा, ये जो उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक की भी क्रिया विधि को बढ़ाने वाला कोई यदि पदार्थ रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे तुम लोग समझो कि तुम सब क्या हो, ध्यान देना ना, तुम सबको पढ़ाई करना है, तुम्हारा मेन काम क्या है, रिजल्ट प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, रिजल्ट। तो मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ोगे कौन, तुम पढ़ोगे ना। मेरा काम सिर्फ मोटिवेट करना है। पहले 1 घंटा पढ़ते थे, लेकिन मैं मोटिवेट किया तो 1.5 घंटा पढ़ने लग गए। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या हूँ, तुम्हारे लिए उत्प्रेरक हूँ, लेकिन मेरे को भी कोई मोटिवेशन देने वाला तो होगा ना, तभी तो मैं तुमको मोटिवेशन दे रहा हूँ। समझ आ रहा है कि, तो मेरे जो मोटिवेशन देगा वो कौन होगा, उत्प्रेरक वर्धक। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सेम टू सेम ऐसा समझो, जो उत्प्रेरक की क्रिया विधि को बढ़ा दे उसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और जो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को बढ़ा दे वो क्या होता है, उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। तो Fe है तुम्हारा क्या, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक की जो क्रिया विधि बढ़ाता है मोलिब्डेनम, ये होता है उत्प्रेरक वर्धक। क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक। समझ आया कि नहीं। तो एक और परिभाषा देख डाले, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्रिया विधि को, ठीक है ना, उत्प्रेरक की क्रिया विधि की दर को बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, 3 चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेरक के क्या क्या गुण होते हैं। ये जो उत्प्रेरक में जैसे यहाँ पास Fe यूज किया तो उसका क्या क्या गुण होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उत्प्रेरक के गुण, हेडिंग डालो उत्प्रेरक के गुण, ठीक है। क्या क्या गुण होते हैं उत्प्रेरक के गुण। सबसे पहला गुण है, उत्प्रेरक का अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है। अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है, क्लियर है ना, ज्यादा मात्रा में इसका आवश्यकता होता नहीं है। अच्छा, उत्प्रेरक जो रहता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल अभिक्रिया में क्या होता है, उपस्थित होता है। क्लियर है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है ना, उपस्थित होता है। अर्थात इसका खर्च नहीं होता, अर्थात इसका खर्च नहीं होता। अब इसको कैसे समझें, खर्च नहीं होता है। जैसे एक रिएक्शन देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो SO2 है प्लस हाफ O2 है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, SO3। हमको ये रिएक्शन ऐसा लग रहा है, और यहाँ पास उपस्थित है क्या, आपका उत्प्रेरक NO। क्या उपस्थित है, उत्प्रेरक NO। यहाँ पास का SO2, ये 2 और ये 2 कट गया, एक ऑक्सीजन SO3, ऐसा बनाया हमको लग रहा है, लेकिन ऐसा होता एक्चुअल में नहीं है। होता क्या है, ये जो NO रहता है, ध्यान देना, ये जो NO है इस हाफ O2 के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और किसका निर्माण कर देता है, NO2 का। किसका निर्माण कर देता है, NO2। NO है, ये 2 और 2 कट गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, NO2 बन गया। क्या बन गया, NO2। अब ये जो NO2 बना है, ये जो हमारा NO2 बना है, वो NO2 अब काम करेगा किसके साथ, SO2 के साथ, और SO2 को अपना एक ऑक्सीजन को दे देगा, और ये फिर से बन जाएगा SO3, और ये NO क्या हो गया, अलग हो गया। NO क्या हो गया, अलग। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में ये केवल और केवल उपस्थित था, खर्च हुआ क्या, नहीं, जितना था वैसे का वैसे निकल गया। और देखो SO3 को बना दिया, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्टली भाग लेता नहीं है, यानी कि इसका कोई भी खर्च होता नहीं है। भाग लिया जरूर है, लेकिन जितना मात्रा में था ये, उतना ही मात्रा उतना का उतना उपस्थित फिर से आ गया। ये NO था ना, ये देखो, हम लोग क्या समझ रहे थे, उत्प्रेरक उपस्थित रहता है, ये दोनों आपस में क्रिया करता होगा, बनता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये NO आएगा, इस हाफ O2 के साथ क्रिया किया,
क्या बना दिया, NO2 बनाया, फिर NO2 जो रहेगा फिर इस SO2 के साथ क्रिया करेगा। मतलब ये डायरेक्ट ऑक्सीजन इससे जुड़ सकता है क्या, नहीं, पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, समझ आ रहा है ना, फिर उसके साथ जुड़ करके NO2 बनाएगा, फिर ये NO2 रहेगा वो SO2 को देगा, समझ आ रहा है। तो उत्प्रेरक का काम इस तरीके से होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। मैं दूसरा पॉइंट भी डील कर दिया, अल्प मात्रा में आवश्यकता, दूसरा अभिक्रिया में भाग नहीं लेता अर्थात इसका खर्च नहीं होता, एग्जाम्पल के साथ, क्लियर है। तीसरा देखिए क्या, अच्छा, उत्प्रेरक जो कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसके साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता मतलब जैसे कि कोई रिएक्शन है N2 + 3H2, ये क्या बना रहा है आपका 2NH3, ये अग्र अभिक्रिया, और ये क्या है आपका पश्च अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो इसका साम्यावस्था है उसको वो चेंज नहीं करता है, क्लियर है ना, साम्यावस्था को चेंज नहीं करेगा, यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर सदैव क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्लियर है। 3 पॉइंट समझ आया कि नहीं, क्लियर है। सबसे पहला उत्प्रेरक क्या रहता है, बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है। दूसरा क्या बोल रहा हूँ, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता अर्थात खर्च नहीं होता। तीसरा क्या बोल रहा हूँ, साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, केवल और केवल इसकी उपस्थिति से कोई जो रिएक्शन रहता है उसका स्पीड जो रहता है, यानी कि जो सक्रियण ऊर्जा का दर रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर है, ध्यान देना। इधर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। और उत्प्रेरक का गुण क्या है, चौथा गुण देखो, ठीक है। उत्प्रेरक जो रहता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है। मतलब जैसे कि समझना N2 + 3H2 है, वो यहाँ पास क्या बनाएगा 2NH3, और यहाँ पास उत्प्रेरक के रूप में कौन है आपका Fe, क्या है Fe। अब मैं बोलूँगा कि SO2 है और हाफ O2 है, इसको जोड़ने में भी मैं Fe का यूज़ करूँ तो क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं। यानी उत्प्रेरक जो रहता है स्पेसिफिक होता है, कोई एक केमिकल रिएक्शन रहेगा, उस एक केमिकल रिएक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक ही क्या होगा आपका उत्प्रेरक होगा। एक ही उत्प्रेरक हर जगह काम आ सकता है क्या, नहीं, क्लियर है ना, एक ही उत्प्रेरक हर जगह काम नहीं आता है, क्लियर है। यानी इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए उत्प्रेरक के रूप में हमको, तो NO चाहिए, क्या चाहिए, NO चाहिए, समझ आ रहा है ना। तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक का क्या होता है, आवश्यकता होता है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, स्पेसिफिक, क्लियर है कि नहीं। मतलब इस रिएक्शन के लिए केवल यही उत्प्रेरक काम आएगा, इस रिएक्शन के लिए केवल यही उत्प्रेरक काम आएगा, ऐसा टाइप का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो उत्प्रेरक क्या होता है आपका, स्पेसिफिक होता है। चौथा देखो, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील होगा, ठीक है। उत्प्रेरक जो रहता है, ठीक है, एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होगा, क्या होगा आपका, निश्चित ताप पर ही क्रियाशील, और इसको हम लोग बोलते हैं इसका अनुकूलतम ताप, और निश्चित ताप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसका अनुकूलतम ताप, क्या बोलते हैं, अनुकूलतम ताप। अच्छा, ये 4 पॉइंट हो गया। और 5वां पॉइंट लिखना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर से, ठीक है, 2-2 नंबर करके आता है, या सॉरी ऐसा आता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके हिसाब से चलना। यहाँ तक समझ आया। 5वां गुण देखो, उत्प्रेरक जो रहता है चूर्णील अवस्था में ज़्यादा सक्रिय होता है। चूर्णील अवस्था में क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ जो रहता है वो बारीक पिसा हुआ अवस्था में यदि उसका लूँ और उसका क्रियाशीलता कराऊँ तो ज़्यादा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। उदाहरण भी दिया था, एक मिट्टी का ढिंढा लो, उसको पानी में डुबो, ठीक है, और एक मिट्टी को पीस लो और उसको पानी डालो, कौन ज़्यादा अच्छे से भीगेगा, पीसा हुआ ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो सेम टू सेम जो पीसा हुआ यदि मैं उत्प्रेरक लेता हूँ तो उसका सतह क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चूर्णील अवस्था में क्या होता है, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और सतह क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो रिएक्शन का जो आपका क्या रहता है, रेट रहता है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्लियर है ना। अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस जो है वो बढ़ गया, सरफेस बढ़ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक अणु क्या आएंगे, संपर्क में आएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये सब हो गया आपका क्या, उत्प्रेरक का गुण। तो सबसे पहले उत्प्रेरक किसे कहते हैं, दूसरा उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तीसरा उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, चौथा पढ़े उत्प्रेरक का गुण। सबसे पहला गुण क्या था, उत्प्रेरक अल्प मात्रा में चाहिए। दूसरा, उत्प्रेरक डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता अर्थात इसका खर्च नहीं होता। तीसरा क्या बोला था मैं, क्या, साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। चौथा गुण क्या पढ़े थे हम लोग, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक। पांचवा क्या पढ़े हम लोग, इसका एक अनुकूलतम ताप होता है जिसमें वो अच्छे से काम करता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या पढ़े, इसको चूर्णील अवस्था में, कौन सा अवस्था में, चूर्णील अवस्था में लेते हैं, चूर्णील अवस्था में ज़्यादा प्रभावकारी होता है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका उत्प्रेरक का गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण,
क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरक का वर्गीकरण। अच्छा, उत्प्रेरक के बारे में एक चीज याद रखना, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। उत्प्रेरक किसको कम करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तुम लोग एक ऐसा वाला ग्राफ पढ़े रहे होगे, कोई कंपाउंड है ए और बी, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके ऊर्जा अवरोध को पार करेंगे, तब जा करके नया जो उत्पाद है वो बनता है। ये उत्पाद है, ये क्या है? आपका अभिकारक है। और ये कौन सा अवस्था है? संक्रमण अवस्था। कौन सा अवस्था? संक्रमण अवस्था। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों के बीच में बॉन्ड का यहाँ पास नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, ऐसा वाला कहानी रहता है। क्लियर है ना? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ ना, ठीक है? कोई भी अभिकारक अणु है तो अभिकारक अणुओं के पास जो ऊर्जा पहले से उपस्थित रहता है, याद करो मैं जब तुम लोग को गैसीय अवस्था चैप्टर पढ़ाया था 11वीं में, मैक्सवेल का ऊर्जा ग्राफ वगैरह पढ़ रहे थे ना, उस टाइम ये सब कॉन्सेप्ट चला था। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है? कि मान लो इसके पास एक न्यूनतम ऊर्जा पहले से रहता है, उस न्यूनतम ऊर्जा के सहारे, जब इसको ध्यान देना ना, न्यूनतम ऊर्जा के सहारे क्या करता है? ये एक ऊर्जा अवरोध को पार करता है। ऊर्जा अवरोध को जब पार करेगा तभी क्या बनता है? आपका उत्पाद बनता है। तो जितना एनर्जी इसको लगता है, उसको एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। यानी ऊर्जा अवरोध को पार करने में उसको जितना एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। मान लो इसमें मैं क्या मिला दूं? उत्प्रेरक मिला दूं। मान लो इस केमिकल रिएक्शन में क्या मिला दें? उत्प्रेरक मिला दें। तो ये जो सक्रियण ऊर्जा का जो दर है, यानी कि ये जो पहाड़ है उसका जो ये है लंबाई है, वो क्या हो जाएगा? कम। मतलब यहाँ से यहाँ तक में जो सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा था, उत्प्रेरक मिलाने के बाद सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया? आपका कम हो गया। क्या हो गया? कम। तो 100 बात का एक बात इतना याद रखना है कि उत्प्रेरक मिलाने पर जो सक्रियण ऊर्जा जो कि बढ़ा हुआ था, चूंकि उत्प्रेरक मिलाया तो अभिक्रिया का जो दर है वो फास्ट हो गया, मतलब मेरे को उत्पाद और जल्दी मिलेगा। उत्पाद कब जल्दी मिलेगा? यदि ग्राफ को थोड़ा सा क्या हो? नीचे हो। तो 100 बात का एक बात ये याद रखना है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम। भूलना नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑप्शनल या फिर खाली स्थान। सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को कम कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। कौन करता है? उत्प्रेरक। अब देखेंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण, ठीक है? सबसे पहले वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर? पहला है ए, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर, ठीक है? सबसे पहला उत्प्रेरण होता है आपका समांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल याद रखना है सब में, ठीक है? एग्जाम्पल लिखना भी। सबसे पहला बोल रहा हूँ क्या आपको? समांगी उत्प्रेरण। क्या होता है समांगी उत्प्रेरण? जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का जब समांगी ध्यान देना ना, अभिकारक और क्या बोल रहा हूँ मैं आपका? उत्प्रेरक, दोनों समान भौतिक अवस्था में हो। दोनों क्या हो? समान भौतिक अवस्था। उत्पाद को मारो गोली, ठीक है? किसको किसको देखना है? एक अभिकारक को देखना है और किसको देखना है? उत्प्रेरक। दोनों का अवस्था यदि क्या हो? समान हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। ये जो उत्प्रेरक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरक। और ये जो पूरा क्रिया विधि है ना, उसको बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण। जैसे कि देखो SO2 है, वो एक गैस है, हाफ O2 है, वो भी एक क्या है? गैस है। और ये तुम्हारा यहाँ पास NO है, वो भी क्या है? आपका गैस है। और ये बनने वाला SO3 है, वो भी क्या है? आपका गैस। तो यहाँ पास हमको मेनली देखना है अभिकारक को और उत्प्रेरक को। तो अभिकारक देखो तो गैस है और उत्प्रेरक क्या है? आपका गैस है। तो जब दोनों के दोनों क्या है? गैसीय अवस्था में, यानी भौतिक अवस्था क्या है? दोनों का समान है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण है उसको बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। और ये जो उत्प्रेरक है, ये जो हमारा उत्प्रेरक है, उसको बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। क्या बोलोगे? समांगी उत्प्रेरक। यहाँ तक क्लियर है? इसका विधि में तुम लोग को बता दिया था कैसे होगा। हाफ O2 था, वो किसके साथ क्रिया करेगा? NO के साथ, और क्या बना देता है? NO2। और ये जो NO2 रहता है वो किसके साथ क्रिया करता है? SO2 के साथ, और क्या बना देता है? SO3। और NO फिर से क्या हो गया? अलग। इसको बोलते हैं शीश कक्ष विधि। शीश कक्ष विधि जब पढ़ेंगे आगे P ब्लॉक चैप्टर तो उसमें आएगा ये, ठीक है ना? शीश कक्ष विधि क्या होता है, ठीक है? H2SO4 के निर्माण का विधि पढ़ोगे ना तुम लोग, तो उसमें रहेगा आपका क्या? शीश कक्ष विधि। तो उसमें ये काम आएगा, ये रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जब तुम्हारा उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों का भौतिक अवस्था क्या हो? समान। इधर को मत देखना, ये वाले को, उत्पाद को। दूसरा एग्जाम्पल देखो तो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? रुको ना, हाँ, 2C2H5OH है, जो कि कौन सी अवस्था में? लिक्विड अवस्था में।
और इसका भी क्रिया हो रहा है किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 जो कि क्या है आपका लिक्विड है। अब ध्यान दो, मैं बोला था कि H2SO4 एक क्या होता है, निर्जलीकारक होता है। क्या होता है, निर्जलीकारक। तो देखो यहाँ से क्या निकाल देगा, ये पानी निकलवा देगा। क्या निकलवा देगा, पानी। पानी कैसे निकलेगा, देखो C2H5OH है, कितना ठोक है, ये 2 ठोक है। एक और बनाए क्या, C2H5OH, उल्टा लिख दिया मैं। यहाँ पास से निकाल दो क्या, पानी, पानी निकल जाएगा -H2O, तो क्या बन गया C2H5O, C2H5। ईथर है ROR, डाई मिथिल ईथर, सॉरी डाई एथिल ईथर। क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पास बन जाएगा C2H5O, C2H5। ये लिक्विड अवस्था में है, ये देखो ये भी लिक्विड अवस्था में, यहाँ पास -H2O हुआ। तो क्या बन गया आपका, डाई एथिल ईथर। क्या बना, डाई एथिल ईथर। समझ आया कि नहीं, क्या बन गया आपका, डाई एथिल ईथर। क्लियर है। तो ये समांगी उत्प्रेरक का कितना एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा याद किया है तुम लोग, SO2 प्लस हाफ O2 NO, अरे क्या बन गया आपका SO3। क्लियर है, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, जहाँ पास ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में। यहाँ ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड अवस्था, यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक कौन से अवस्था में होते हैं, जब समान अवस्था में हो। क्या हो, समान अवस्था में। दूसरा देखते हैं आपका विषमांगी उत्प्रेरक। कैसा उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक मतलब जब अभिकारक व उत्पाद क्या हो, भौतिक अवस्था इनका समान ना हो, इनका भौतिक अवस्था समान ना हो। क्लियर है। जैसे कि देखो N2 + 3H2 क्या बनाता है, 2NH3। क्या बनाता है, 2NH3। अब यहाँ पास ध्यान देना, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन यहाँ पास जो मैं उत्प्रेरक लेता हूँ Fe, वो क्या होता है, सॉलिड, लोहा। लोहा सॉलिड होगा ना। क्लियर है। तो ये गैसीय अवस्था है, गैस रहता है, गैस को लोहा के ऊपर से गुजारते हैं। क्लियर है ना, गैस को लोहा के ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो यहाँ पास ये जो उत्प्रेरक है वो क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक है। और ये जो क्रियाविधि विषमांगी उत्प्रेरण है, क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान से समझना, विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान ना हो। क्लियर है ना, दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। या और ये घटना है उसको विषमांगी उत्प्रेरण, क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। और देखो तो SO2 है प्लस क्या है आपका हाफ O2, और ये V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। देखो ये गैस है SO2, ये भी क्या है, गैस है, लेकिन वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। और ये दोनों आपस में क्रिया करता है और ये बनाता है SO3। क्या बनाता है, SO3। तो पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल। क्लियर है ना। और तुम लोगों को बता सकता हूँ एक और एग्जाम्पल। देखो जो एग्जाम्पल याद करा रहे हैं वो याद करना ही करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि इन फ्यूचर ये P ब्लॉक करके जब चैप्टर चलेगा ना, उनमें का है ये सब एग्जाम्पल। क्लियर है। P ब्लॉक और D ब्लॉक में मेनली जब D ब्लॉक पढ़ोगे ना, तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे D ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरक गुण। तो उत्प्रेरक गुण में यही वाला टॉपिक फिर से रिपीट होता है। तो देखो NCERT जो है वो भले इस चैप्टर को हटा दिया, लेकिन D ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फिर से ये रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ना तो पड़ता ना, तो इस कारण पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। चलो तीसरा एक और देख लो तुम लोग। ठीक है, 4NH3 5H2 सॉरी 5O2, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे क्या, 4NO 6H2। अब मैं इसको कैसे याद कराता था, 45-46 करके। ठीक है, कैसे याद करना है, 45-46। ये 45-46 NO के निर्माण का विधि है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण की विधि, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके निर्माण की विधि में 4 मोल अमोनिया का जब 5 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाए। ठीक है, तो देखो इसके साथ क्रिया होगा 4N, और यहाँ पास से ऑक्सीजन निकल जाएगा कितना, 4। ये हो गया 4NO हो गया। यहाँ पास हाइड्रोजन कितना बचा है, 4 या 12 हाइड्रोजन रही, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पास 4 निकल गया, 10 में से कितना निकल गया, 4, बचा कितना है, केवल और केवल 6। ऐसा है। तो देखो H2O, यदि मैं 6 करूँ, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया, और 6 का 6 ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, लेकिन कितना बार संतुलित करते रहोगे, तो 100 बात का एक बात याद कर लेना, 45-46।
4 NO बनेगा, 6 H2O निकलेगा। लास्ट में एक बार मिलाकर देख लेना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास देखो ये कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। यहाँ पास 5O2 जो है वो भी कौन सी अवस्था में, आपका गैसीय। लेकिन यहाँ पास जो प्लेटिनम रहता है वो कौन सी स्टेट में रहता है, सॉलिड। कौन सी स्टेट में, सॉलिड। ये भी कौन सी स्टेट है, सॉलिड। समझ आ रहा है। तो अभिकारक का अवस्था देखो और उत्प्रेरक का अवस्था देखो, दोनों अलग अलग है, एक गैस अवस्था में और एक ठोस अवस्था में। कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था। तो जब ऐसा अवस्था क्या रहता है, अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का उत्प्रेरक होता है, 2 प्रकार का, एक समांगी उत्प्रेरक और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। क्या होता है, विषमांगी। अब हम लोग देखेंगे कार्य क्षमता के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। किसके आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर। ठीक है ना, क्षमता के आधार पर उत्प्रेरक जो रहता है 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 4। ठीक है, सबसे पहला जो रहता है धनात्मक उत्प्रेरक, पूरा याद करना, मैं कल पूछूंगा इसको। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। पढ़ाए नहीं रहते, पूछना शुरू हो जाता है आपका, बोलो। ठीक है, पूछना तो पड़ेगा ना, मैं याद करवाते हुए पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है, पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा होता है स्व उत्प्रेरक और एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, चारों को पहले ऐसे समझाता हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, कहानी टाइप का समझो। धनात्मक उत्प्रेरक, ऐसा उत्प्रेरक जो केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है, उसको क्या बोलूँगा मैं, धनात्मक। जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है उसको क्या बोलूँगा मैं, ऋणात्मक। क्या बोलूँगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ तक क्लियर है। मतलब ऐसा कंपाउंड, जैसे कि मैं धनात्मक उत्प्रेरक में कैसे किया, N2+3H2 मिलाया, ये क्या बन गया, 2NH3। यहाँ पास क्या मेरे को डालना पड़ा, आयरन। आयरन डाला, जल्दी जल्दी बनने लग गया ये। मान लो ऐसा मैं कर रहा हूँ कि 2 कंपाउंड हैं, ध्यान समझने का कोशिश करना। ठीक है, 2 कंपाउंड है, जैसे CH-Cl3 है, इसमें मान लो मैं C2H5OH मिला दिया, तो इसका जो टूटने का दर है, ठीक है, वो क्या हो गया, कम। टूटने का दर क्या हो गया, कम। यहाँ पास बढ़ रहा था ना बनने का दर, लेकिन अब क्या हो रहा है, कम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जिसको मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उत्पाद ज़्यादा जल्दी मिलता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिसको मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, मतलब उत्पाद कम मात्रा में मिलेगा। उत्पाद क्या मिलेगा, कम मात्रा में। तीसरा होता है स्व उत्प्रेरक। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और उस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है वही उत्प्रेरक के रूप में काम करने लग जाए, तो उसको बोलेंगे स्व उत्प्रेरक। जैसे कि ध्यान से समझना, ये A+B हुआ और उत्पाद मिला आपको C। अब ये जो ध्यान समझना, पहले धीरे धीरे चल रहा था, ये बनने में कितना मिनट लगा है, C बनने में 10 मिनट, क्लियर है। लेकिन जैसे ही ये बना, तो अब ये जो रिएक्शन है धड़ाधड़ होने लग गया। अब ये फिर से ये प्रोडक्ट बनने में 5 मिनट ही लग रहा है। मतलब ये जो बना हुआ उत्पाद है वो इसके लिए क्या करने लग गया, उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरक। जस्ट इमेजिन करो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम अच्छा खासा पढ़ाई किए, तो तुम्हारा जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट को देखकर तुम मोटिवेट हुए, और मोटिवेट होकर के और इससे ज़्यादा अच्छा लाने करके तुम और काम करने लगे और पढ़ने लग गए। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, तुम्हारा स्व उत्प्रेरण हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, ये कहानी। दूसरा होता है प्रेरित उत्प्रेरक। मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके मान लो कोई कंपाउंड नहीं बनाता, और ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं, ध्यान देना, C और D, ये अपना आराम से कंपाउंड बना रहे हैं। ध्यान से समझना, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जो अपना उत्पाद तो बनाता नहीं है, और एक रासायनिक अभिक्रिया जो अपना उत्पाद आसानी से बना रहा है। अब इसमें मेरे को उत्पाद बनाना है, तो उत्पाद बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एक जो रासायनिक अभिक्रिया है जो चल रहा है, वो इस अभिक्रिया के लिए किसके रूप में काम करने लग जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में। किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। तो इस अभिक्रिया को वो क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रेरित। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। ऐसा समझो कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, तुम पढ़ाई नहीं करते तो तुम्हारे साथ क्या किया जाता है, तुम्हारे घर वाले जो पढ़ने वाले बच्चे, ये पढ़ता है, इसके साथ बैठ बोलेंगे, तो पढ़ने वाला पढ़ते रहेगा, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं यार मेरे को भी पढ़ना चाहिए, तो इसको प्रेरित कर देगा। जैसे बी है, वो अच्छा खासा पढ़ता है और ए पढ़ता नहीं है, तो ए को इसके साथ लाए, ठीक है, तो बी को क्या कराने लग जाएगा, ये बी भी, यानी कि इसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और ये भी पढ़ने लग जाएगा। लेकिन होता नहीं है, उल्टा बिगड़ने वाला जो रहता है वो बिगाड़ देता है, ठीक है, अभी केस में वो होता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जो प्रेरणा देगा, क्या देगा, प्रेरणा देगा,
क्लियर है? तो वो कहलाएगा आपका क्या, प्रेरित उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा, प्रेरित उत्प्रेरक। तो क्षमता के आधार पर ये कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार। सबसे पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर स्वउत्प्रेरक, फिर प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आप किसके बारे में, धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या, धनात्मक उत्प्रेरक। हेडिंग डालो, धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। और इसका जो क्रिया विधि है उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण। क्लियर है कि नहीं? और ये क्या करता है, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। मैं बताया था बीच में, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम। सक्रियण ऊर्जा को यदि ये कम करेगा तो उत्पाद हमको क्या मिलेगा, जल्दी मिलेगा। उत्पाद क्या मिलेगा, हमको जल्दी मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? तो 100 बात का एक चीज़ याद रखना है, धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। देखो, ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और यह क्रियाविधि धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। यह अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे उत्पाद हमको जल्दी मिल जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। और अभिक्रिया की दर में क्या हो जाता है, वृद्धि। सक्रियण ऊर्जा को कम करोगे तो रेट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, स्पीड बढ़ जाएगा रिएक्शन का। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, N2, यही एग्जाम्पल याद रखना है। N2 + 3H2 क्या बना देता है, 2NH3। यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, Fe, आयरन। कौन काम करता है, Fe, आयरन। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा एक और उदाहरण देखो, जैसे तेल रहता है, सामान्य तेल, उसमें जब हम लोग क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक जो रहता है, इसकी उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वनस्पति घी, डालडा बोलते हो ना जिसको, उसमें कन्वर्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये भूलना नहीं। ये एग्जाम्पल, ऑयल है, उसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। और यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक काम करता है। कौन काम करता है, निकिल उत्प्रेरक। क्लियर है? और क्या बन जाता है, ये वनस्पति घी। क्लियर है? ये 2 एग्जाम्पल याद रखना है किसमें, आपका धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा उत्प्रेरक देखें, दूसरा देखते हैं क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और ये जो क्रिया विधि है उसको बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण। वो सक्रियण ऊर्जा की दर को क्या करता था, कम, तो ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। सक्रियण ऊर्जा की दर को, ऊर्जा दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे रिएक्शन का जो रेट रहता है, दर रहता है, स्पीड रहता है, वो क्या हो जाता है, कम। क्या हो जाता है, कम। जस्ट अपोजिट लिखना। जैसे कि देखो, अब इसका उपयोग कहाँ करते होंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। जैसे कि H2O2 होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये टूट जाएगा और टूट करके H2O + ½ O2 में ऐसे टूट जाएगा। अब मेरे को इसको टूटने से बचाना है, मतलब इसका जो टूटने का दर है, विघटन का दर है, उसको क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। तो विघटन के दर को मैं कम करने के लिए हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, या तो फिर हम लोग उपयोग करते हैं इसमें किसका, यूरिया का, NH2CO NH2 का, या फिर हम लोग इसमें उपयोग करते हैं किसका, एनिलीन का। किसका उपयोग करते हैं, एनिलीन, यानी C6H5NH2 का, एनिलीन का उपयोग करते हैं। या फिर किसका उपयोग करते हैं, यूरिया का, या फिर किसका उपयोग करते हैं, फास्फोरिक अम्ल का। किसका, फास्फोरिक अम्ल का। ये जो रहता है इसको यदि मिला दूंगा मैं, या तो इसको मिलाऊंगा, या तो इसको, या तो इसको, तो ये जो H2O2 जो ना, जैसे 10 मिनट में टूटता था ये H2O और ½ O2 में, तो 10 मिनट में ना टूट करके कितना मिनट में टूटेगा, 15 से 20 मिनट में। मतलब जो स्पीड है उसको क्या कर दिया मैं, कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? समझ आया कि नहीं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कैसे काम करता है, क्लियर है? एक तो दर, स्पीड को बढ़ाना। स्पीड को बढ़ाना मतलब 5 मिनट में हो रहा था जो काम, वो 3 मिनट में हो रहा था, स्पीड बढ़ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो काम 5 मिनट में हो रहा था वो अब कितने मिनट में हो रहा है, 10 मिनट में हो रहा है। हमको इसको तोड़ने से बचाना है ना भाई, तोड़ने से बचाने के लिए हम मिला रहे हैं। तो एक प्रकार का ये क्या है, स्पीड को कम करने वाला है, यानी कि अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो ये क्या होगा आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, एसीटोन भी मिलाते हैं, एनिलीन के साथ साथ क्या मिला देते हैं, एसीटोन या एसिटामाइड। एसिटामाइड किसका उपयोग करते हैं, एसिटामाइड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ का उपयोग करके हम लोग H2O2 को टूटने का जो इसका विघटन दर है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए क्या, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ध्यान दो, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, मतलब H2O2 है, ये ½ O2 और H2O में टूटता,
तो उससे बचाने के लिए हम लोग यूरिया, एनिलीन वगैरह ये सब मिलाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल से समझना, क्लोरोफॉर्म जानते हो? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, बेहोशी कारक के रूप में, बेहोश करने के लिए, ठीक है। काले कलर के डब्बे में बंद रहता है, हर स्कूल में लैब में पाया जाता है। पहले की डेट में जब मूवी बनता था उसमें किडनैप करने के लिए क्या करते थे, केमिकल को ऐसे रुमाल में डालते थे, उसके बाद उसको सुंघाते थे जी, वो क्या होता था, क्लोरोफॉर्म होता था। क्या होता था? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CH_Cl3। क्या है? CH_Cl3। नॉर्मली जो CH_Cl3 है, ध्यान से समझना, इसका उपयोग जब हम करते हैं CH_Cl3, तो जैसे ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, CH_Cl3 जब जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है COCl2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? COCl2 में। यहाँ पास का एक HCl क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। एक HCl को क्या कर दिया मैं? बाहर निकाल दिया। ध्यान दो, कंपाउंड क्या बन रहा है? ये दो, ठीक है, COCl2, यहाँ पास का एक H और यहाँ पास का एक Cl, ठीक। HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। याद है? क्लियर है? ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फास्जिन। क्या बोलते हैं? फास्जिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? जहरीला होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जहरीला। अब सोचो इसका उपयोग हम लोग करते किस में? बेहोशी कारक के रूप में करते हैं। मान लो ऑपरेशन थिएटर में क्लोरोफॉर्म देकर के किसी को बेहोश की, लेकिन क्लोरोफॉर्म जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है, जैसे ही क्लोरोफॉर्म है वो यदि किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन, तो क्या बना देगा? फास्जिन। तो आदमी बेहोश हुए मर जाएगा यार, ये तो लफड़ा हो गया ना, ये जहरीला होता है। क्योंकि तो हम लोग को तो ऐसा काम करना है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जिन गैस ना बनाए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जिन गैस ना बनाए। तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि देखो इसको जैसे ही खोलोगे तो ऑक्सीजन तो चारों तरफ है, तो जहर बना देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ये जो ये वाला गुण है फास्जिन बनाने वाला, इसको रोकने के लिए हम लोग इसमें मिलाते हैं C2H5OH, एथेनॉल। क्या मिलाते हैं? एथेनॉल। कितना परसेंट वाला? 2%, ठीक है। कितना? 2% है ना, ठीक है। अब ये जो एथेनॉल है उसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ठीक है। एथेनॉल को जब मिलाओगे तो क्या होगा? CH_Cl3 है, देखो एक मिनट ना, CH_Cl3 और हाफ O2, ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा और ये COCl2 बनाएगा। तो ये जो COCl2 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? COCl2 है ना, C_O, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, ऐसे लिख दिया। COCl2 है, ये देख, इसको मिलाऊंगा मैं तो क्या करेगा वो? ध्यान से समझना, ये जो C2H5OH है इसका मैं मान लो 2 मात्रा लेता हूँ, 2 मोल लेता हूँ। तो देखो C2H5OH है, C2H5OH, C2H5OH, यहाँ पास का HCl निकल जाएगा, ये निकल गया। और यहाँ पास देखो C2H5 बचा, कितना ठोक बचा है? 1 और ये 2 हो गया। अच्छा ये ऑक्सीजन भी बचा है तो C2H5O 2 ठोक बचा है। यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट रुको, कैसे बताऊँ तुम लोग को? हाँ, C2C_O है, ये ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। रुको इसको डायरेक्ट लिखता हूँ ना, छोटा करके नहीं लिखते। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन करके लिखते क्या? चलो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C2H5, C2H5, इसको हम लोग बोलते हैं डाई एथिल कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? डाई एथिल कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? डाई एथिल कार्बोनेट। 2 ठोक है डाई एथिल, और ये CO3 जी, CO3 कार्बोनेट बोलते हो, तो डाई एथिल कार्बोनेट। क्या बन गया? डाई एथिल कार्बोनेट, जो कि क्या होता है? जहरीला नहीं होता, नॉन पॉइजनस होता है, जहरीला ये नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम लोग क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता फास्जिन गैस बनाता, तो हम लोग इसमें उत्प्रेरक विष के रूप में, सॉरी ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग कर दिए? C2H5OH का। C2H5OH जैसे ही आएगा COCl2 का, ये जो तुम्हारा क्या रहेगा? Cl को निकाल देगा बाहर और क्या बना देगा? डाई एथिल कार्बोनेट, और आदमी का मौत हो पाएगा क्या? अब नहीं। क्लियर है? क्योंकि यदि ये उपस्थित रहता तो दिक्कत था, तो ये उपस्थित यदि ये बना भी तो इसको तुरंत ये यूज कर लेगा, क्योंकि इसको मिलाए रहोगे तो, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? डाई एथिल कार्बोनेट में। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो सबसे पहला हो गया आपका धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक में एक हाइड्रोजन परऑक्साइड उदाहरण, दूसरा कौन सा उदाहरण? क्लोरोफॉर्म का उदाहरण। किसका उदाहरण? क्लोरोफॉर्म का। अच्छा एक और याद रखना है, टेट्राएथिलेट। क्या है? टेट्राएथिलेट, फुल फॉर्म में आता है टेट्राएथिलेट, ठीक है ना। इसका उपयोग करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट में।
एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पहले ज़माने में जो गाड़ी चलता था एकदम फटफट फटफट बजता था, इसी कारण फटफटी बोलते थे, ठीक है ना, ध्यान देना। तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते, जैसे कि यानी कि इसमें टेट्रा एथिल लेड मिलाएंगे पेट्रोल में, तो इसका जो साउंड करने का जो क्षमता है ना वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। क्या हो जाता था, कम। क्लियर है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं किसका, टेल का, टेट्रा एथिल लेड, जो कि एक प्रकार का क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो एक पढ़ लिया आप लोग धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा पढ़ लिया क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरक। टेट्राएथिल लेड समझ आया कि नहीं, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब ये जो तीव्र ध्वनि रहता है जो गाड़ियों से निकलता है उसको कम करने का क्या करता है, काम करता है। तो कितना ऋणात्मक उत्प्रेरक का कितना एग्जाम्पल, 3। सबसे पहले क्या पढ़े हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा क्या पढ़ लिए, क्लोरोफॉर्म में क्या मिलाना, एथिल एल्कोहल मिलाना। और तीसरा क्या पढ़ लिए, तुम्हारा टेट्राएथिल लेड। नेक्स्ट हमारा है स्व उत्प्रेरक। तीसरा स्व उत्प्रेरक। मैं क्या बोला हूँ, कोई रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही यदि उत्प्रेरक की तरह क्या करने लग जाए, काम करने लग जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरक। और ये जो अभिक्रिया है उसको बोलेंगे स्व उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरण। जैसे कि देखो CH3COO C2H5, इसमें मान लो मैं क्या मिला दूँ, H2O मिला दूँ। क्या मिला दूँ, H2O मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो H2O कैसे टूटेगा, दो भागों में टूटेगा, एक साइड H और एक साइड क्या आ जाएगा, OH। तो एक बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH और एक बन जाएगा क्या, एल्कोहल C2H5OH। क्या बन गया, एल्कोहल C2H5OH। समझ आ रहा है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एसीटेट। ध्यान से देखो क्या होता है, जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है, जब एथिल एसीटेट का क्या कराया जाता है, जल अपघटन, तो हमारा जो एसिटिक एसिड है वो पहले तो धीमे धीमे प्राप्त होता है, ठीक है ना, टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। लेकिन जैसे ही एक बार एसिटिक एसिड बना तो ये जो एसिटिक एसिड रहता है यही काम करने लग जाता है किसकी तरह, स्व उत्प्रेरक की तरह। किसकी तरह काम करने लग जाता है, स्व उत्प्रेरक, यानी कि यहाँ पास ये उत्प्रेरक की भांति काम करने लग जाएगा। और जो ये दोनों कंपाउंड को बनने में पहले में 10 मिनट लगा था, सबसे पहले बार बनने में मान लो 10 मिनट लगा था, तो जैसे ही ये बना तो अब यही कंपाउंड बनने में मात्र कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार का उत्प्रेरक यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही यदि उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरक। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ऐसे एक और एग्जांपल दिया है, ये पहला एग्जांपल ये इसका हो गया एथिल एसीटेट का। जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो बनने वाला एसिटिक एसिड रहता है वही काम करता है किसके रूप में, आपका स्व उत्प्रेरक के रूप में। दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण दिया है जब हम लोग किसका उपयोग, KMNO4 होता है, इसका जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ C2O4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित नहीं कर रहा हूँ, उसको तुम लोग देख लेना। जब KMNO4 है वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब H2SO4 को भी लिख देता हूँ, किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, H2SO4 की उपस्थिति में। जब H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया करता है तो KMNO4 का रंग रहता है बैगनी रंग। कौन सा रंग रहता है, बैगनी रंग। देखो दो कंपाउंड को पढ़ना है हम लोग को डी ब्लॉक में, KMNO4 और दूसरा पढ़ना है K2Cr2O7। K2Cr2O7 संतरा रंग बताया था, CR संतरा ऐसा करके याद रखना बोला था, ठीक है, नारंगी रंग। और KMNO4 सबसे ज़्यादा यूज करोगे, बहुत ज़्यादा यूज करोगे, ठीक है ना। अभी लैब खुलेगा तो KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका कौन सा रंग रहता है, बैगनी रंग। तो जब ध्यान देना KMNO4 में ऑक्जेलिक एसिड मिलाएंगे, H2SO4 मिलाएंगे, तो KMNO4 का रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब होता है। पहले तो शुरुआत में क्या होगा, धीरे धीरे गायब, लेकिन जैसे ही, ठीक है, कुछ समय बाद ऐसा आता है कि पहले तो टाइट्रेशन करते रहते हैं, धीरे धीरे गायब होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा कि एकदम फटाक से गायब हो जाएगा। तो उसका कारण ये रहता है कि इस अभिक्रिया में बनने वाला जो एक तो MnSO4 बनता है, मैग्नेट सल्फेट, और एक बनता है आपका K2SO4। क्या बनता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें जो बनने वाला MnSO4 रहता है ना, ये काम करने लग जाता है किसकी तरह, स्व उत्प्रेरक की तरह। जब तक ये नहीं बना रहता कलर धीरे धीरे गायब होते रहता है, बैगनी रंग क्या होगा, धीरे धीरे वाइट होगा। लेकिन जैसे ही ये बन जाएगा तो कलर जो गायब होने में 10 मिनट लग रहा था वो ओनली कितना, 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट ऐसा लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही, रोशनी इधर ध्यान दे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही किसकी तरह काम करने लग जाए, उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए तो उसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो क्रिया विधि है उसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण। क्लियर है, 2 एग्जाम्पल इसका याद रखते हैं। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है आपका प्रेरित उत्प्रेरण। सबसे लास्ट है आपका क्या, प्रेरित उत्प्रेरण। सबसे लास्ट है आपका चौथा क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण। जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए, ठीक है, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। जैसे कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है AB और ये कंपाउंड बना रहा है AB, और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है क्या CD प्लस ये CD, ऐसा उत्पाद बना रहा है। तो ध्यान देना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया कोई दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसके लिए किसका काम करने लग जाए, उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए। मतलब दोनों को जब साथ साथ रखूंगा ना तभी अभिक्रिया होगा। तो ये जो उत्प्रेरण है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेरित उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। अब ध्यान समझने का कोशिश करना। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है ना, ये वायु में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो ये Na2SO3 जो है हाफ O2, ध्यान से समझना, Na2SO3 प्लस हाफ O2, जैसे ये वायु में आएगा, वायु में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 में, ऑक्सीकृत हो जाता है, आसानी से हो जाता है। क्लियर है ना। और किसका निर्माण कर देता है, सोडियम सल्फेट का। ये क्या है, सोडियम सल्फाइट है। पहले सोडियम सल्फाइट है, वायु के संपर्क में जैसे ही आता है क्या बना लेता है, सोडियम सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम सल्फेट। एक होता है आपका सोडियम आर्सेनाइट, ये सोडियम Na2SaSO3 आर्सेनाइट बोलते हैं। ये सल्फाइट है, ये सोडियम क्या है, आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट। ये जो सोडियम आर्सेनाइट है, ठीक है, ये जब वायु के साथ क्रिया करता है तो इसको भी ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाना चाहिए था, Na2ASO4, ऐसा बनाना चाहिए था, Na2ASO4, ये कंपाउंड बनाना चाहिए था, लेकिन ये बनाता है क्या, नहीं। क्लियर है। ऐसा समझो कि तुम्हारा एक दोस्त है वो पढ़ाई करके रिजल्ट लाता है और एक जो है वो पढ़ाई करता ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ऐसे कंडीशन में अब इसको रिएक्शन करवा करके हमको क्या बनाना है, सोडियम आर्सेनाइड बनवाना है, Na2ASO4 का निर्माण करना है। तो क्या होगा, इन दोनों रिएक्शन को एक ही बर्तन में करा दो। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है आपका, इसको हम लोग किसके रूप में उपयोग करने लग जाए, उत्प्रेरक के रूप में। ये यानी दोनों रिएक्शन को जब साथ साथ करवा दें, मतलब इस रिएक्शन के लिए Na2ASO3 है, उसको Na2ASO4 बनाने के लिए ये वाला जो रिएक्शन था Na2SO3 हाफ O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाया, जो Na2SO4, इसके साथ कराया जाए तभी ये कंपाउंड बनेगा। मतलब ये अभिक्रिया इसके लिए प्रेरणा का काम किया। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी ये जो अभिक्रिया था इसको प्रेरित किया कि तू भी मेरी तरह ही काम कर, यदि मैं पढ़ रहा हूँ तो तू भी पढ़ाई कर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेरित उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। एक और एग्जाम्पल से समझो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और देख लेते हैं, चलो ये इतना ही एग्जाम्पल क्लियर करो। उसके बाद दो तीन और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। एक होता है आपका उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है आपका उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है बता डाला हूँ, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। और उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, जो ऐसे रासायनिक अभिकर्मक, ठीक है, जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कार्य क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे देखो SO2 हुआ है और हाफ O2 है, ये आपस में क्रिया करता है और क्या बनाता है, SO3 बनाता है। क्या बनाता है, SO3। यहाँ पास उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, PT प्लेटिनम। कौन करता है, प्लेटिनम, जो कि एस्बेस्टास युक्त होता है, एस्बेस्टास इसके साथ मिला होता है, ऐसा प्लेटिनम। मान लो इसमें भूल से कहीं, ठीक है, क्या आ जाए, AH2O3, क्या आ जाए, AH2O3। यदि AH2O3 आ जाएगा तो इसका कार्य क्षमता को क्या कर देगा, प्लेटिनम का कम कर देगा, और SO3 जल्दी बन पाएगा क्या, नहीं। वैसे एक और एग्जांपल देखो, RCOCl है, एसिल क्लोराइड बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसका हाइड्रोजनीकरण हुआ या हाइड्रोजन के साथ क्रिया हुआ, अपचयन हुआ, पैलेडियम उत्प्रेरक रहता है, ठीक है ना। और इसके कारण क्या बनता है, RCHO, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। RC, एक H आ गया, एक H आ गया, O, और एक H बचा अभी इस Cl के साथ, क्या निकाल देगा, HCl। क्लियर है। और यहाँ पास ये उत्प्रेरक है, लेकिन इस उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को कौन कम करता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट। कौन काम करता है, बेरियम सल्फेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, विष है, ठीक है। इसको बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन,
मोस्ट एमपी अभिक्रिया है, रोजनमुंड अभिक्रिया। ट्रिक बताया था, रे कोसल हा, रे कोसल हा, पढ़ बस एला, एला से क्या, एल्डिहाइड, क्या बना है, एल्डिहाइड। क्लियर है ना। तो यहाँ पास बेरियम सल्फेट जो रहता है किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक विष की तरह। किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक विष की तरह। क्लियर है। तो ऑल टोटल आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े उत्प्रेरक का गुण। क्या पढ़े, उत्प्रेरक का गुण। क्लियर है। गुण में कितना गुण पढ़े थे, टोटल 5, रिवाइज करा चुका हूँ। सबसे पहले इसका अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है बोला हूँ मैं। दूसरा क्या बोला था, दूसरा क्या बोले थे, याद करो, ठीक है, खर्च नहीं होता है बोला था। तीसरा क्या बोला था, साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, एक निश्चित ताप पर ही काम करता है, अनुकूलतम ताप बोलते हैं जिसको। और उसके बाद एक और क्या बोला था मैं, ठीक है, कि ये चूर्णील अवस्था में क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। ये 5 गुण पढ़ डाले थे। उसके बाद इसका क्या पढ़े थे, वर्गीकरण। क्या पढ़ना स्टार्ट किए, वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम लोग कितने आधार पर वर्गीकृत किए, 2 आधार पर। एक तो किसके आधार पर किए थे हम लोग, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक समांगी और एक क्या होता है आपका, विषमांगी। याद आ रहा है। समांगी उत्प्रेरण में क्या याद किए थे, याद करो तो, SO2 प्लस हाफ O2, यही वाला एग्जाम्पल था। SO3, ये भी गैस अवस्था, ये भी गैसीय अवस्था और ये भी गैस, ठीक है, ये वाला हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, विषमांगी उत्प्रेरण वाला कहानी पढ़े थे। विषमांगी उत्प्रेरण में एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, N2 प्लस 3H2 क्या बना देता है, 2NH3। चलो, तो नाइट्रोजन है वो कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। हाइड्रोजन भी कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। और यहाँ पास Fe जो है उत्प्रेरक, जो कि कौन सी अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में। क्लियर है ना। तो ये यहाँ पास देखो, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, अलग अलग। तो ये क्या हो गया आपका विषमांगी उत्प्रेरण। उसके बाद हम लोग क्षमता के आधार पर पढ़े थे, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। एक धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक और एक होता है आपका कौन सा उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, और एक क्या था आपका, प्रेरित उत्प्रेरक। क्लियर है ना। कौन सा उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। तो सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक में वही नाइट्रोजन 3H2 वाला उदाहरण देना है। और एक और तुम लोग को बताया हूँ, ऑयल प्लस हाइड्रोजन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी, ये वाला पढ़े। ऋणात्मक उत्प्रेरक में हम लोग को कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखना है, देखो, ऋणात्मक उत्प्रेरक में H2O2 का विघटन का दर को कम करने के लिए यूरिया वगैरह मिलाते हैं, ये वाला एनिलीन वगैरह मिलाते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल CaCl3, जिसमें क्या बनता है, फास्जिन गैस बनता था। और फास्जिन गैस ना बने इस कारण हम लोग उसमें क्या मिलाते थे, एथिल एल्कोहल। क्या मिलाते थे, एथिल एल्कोहल। क्लियर है। जिसके कारण क्या बनता था, डाई एथिल कार्बोनेट। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या मिला वाला बना था, टेल, टेट्राएथिल लेड। ये 3 एग्जाम्पल। उसके बाद स्व उत्प्रेरक में हम लोग पढ़े थे कौन सा वाला, CH3 COO C2H5, ये वाला पढ़े थे ना, ठीक है ना। तो एथिल एसीटेट बोल रहा था। एथिल एसीटेट में हम लोग क्या करते थे, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते थे। क्या बनता था, एसिटिक एसिड। और जो बनने वाला एसिटिक एसिड था वही क्या करता था, तुम्हारा ये जो तुम्हारा क्या बनना है, जो दर है, स्पीड, ठीक है, उसको क्या कर देता था, बढ़ा देता था। ठीक है। उसके बाद इसी में एक और उदाहरण पढ़े थे हम लोग, कौन सा वाला, KMnO4 वाला। KMnO4 जिसमें H2SO4 मिलाए थे, किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो MnSO4 बनता था। पहले बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होता था, लेकिन MnSO4 जो रहता था स्व उत्प्रेरक की तरह काम करता था, इस कारण कलर जल्दी जल्दी गायब होने लग गया। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग कौन सा वाला पढ़े हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक का एक ही एग्जाम्पल याद करने के लिए बोला था। क्या बोला था कि सोडियम जो सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सल्फेट में, लेकिन जो सोडियम आर्सेनाइट है वो सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड वाला जो रिएक्शन था उसको सोडियम आर्सेनाइट वाला में क्या रखते हैं, उसके उत्प्रेरक के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो तुम्हारा सोडियम आर्सेनाइट रहता है उसका आसानी से, ठीक है, वायु की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया हो जाता है और क्या बन जाता था, Na2ASO3 था ना, Na2ASO3 था, वो कन्वर्ट हो जाता है आसानी से किसमें, Na2ASO4 में। हाफ O2 के साथ आसानी से तो क्या कर लेता है, रिएक्शन। और यहाँ पास कौन से रिएक्शन को लिखते थे, याद करो, Na2 क्या था, SO3 प्लस हाफ O2, यही Na2SO4। क्लियर है। ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, ये प्रेरणा दे रहा है इस अभिक्रिया को होने के लिए। यदि इन दोनों को स्वतंत्र रूप से कराया जाए तो ये बनता है क्या, नहीं। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। तो आने वाला जो लास्ट क्लास रहेगा
उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि उत्प्रेरक कैसे कैसे काम करता है, उसका क्रियाविधि क्या होता है और जैव उत्प्रेरक। इसी के साथ ये जो चैप्टर का पहला टॉपिक है उत्प्रेरण वो क्या हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसके बाद वाले क्लास में अधिशोषण की ओर या फिर कोलाइड विलयन की ओर।